Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in Vidangshan. I know guys, आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो मेरे ऊपर. I'm really sorry for that because मैं बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी. अब जाके मुझे टाइम मिला है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपडेट कर सकूँ. तो चलो आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं. आई नो आप लोग स्टोरी को थोड़ा भूल गए होंगे. अगर स्टोरी याद नहीं है तो प्लीज़ लास्ट पार्ट जाके सुन लो. आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी. जान विंग जो कि वांगची के घर पर गया था, उसके घर को देखकर तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था. ये घर है क्या झोपड़ी? क्योंकि वांगची की फैमिली एक झोपड़ी में रह रही थी और जिस कप में उसे चाय पानी दिया गया था वो कप भी मिट्टी के थे और टूटे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और पूरा माहौल ही अलग था. घर की हालत कुछ ऐसी थी कि सर्दियों में हवा अंदर आए, बरसात में पानी और गर्मियों में धूप. तीनों मौसम में जो चीज़ों से बचना चाहिए वो सारी चीज़ें घर के अंदर आ जाएं. ऐसा घर था वांगची का. विंग को उस पर ना ऐसा आ रहा था कि काश कि वो वांगची को बता पाए कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है और वांगची उससे मदद ले ले. इसलिए विंग ने उसे थोड़ा सा ऑफ़र भी किया कि क्या वो कुछ मदद करे. वांगची ने साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसकी फैमिली खुददार है, वो पैसे नहीं लेगी. विंग जो कि शुयांग, वेन चाओ और नी हुसैन के पास आया. उसने कहा कि उसे कुछ ऐसा करना है कि वांगची के घर वालों के पास में एक घर और अच्छा खासा रहने के लिए जगह भी आ जाए, लेकिन उसे पता ना चले कि ये विंग ने किया है. विंग जो कि ये सब बोल करके अब दूसरे दिन वो अपने घर चला गया था. वो यही कुछ सोच रहा था वांगची के बारे में कि आखिर ये हो कैसे गया, वांगची कैसे रह रहा है ऐसे घर में, कैसे. विंग अपने घर पर था. फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और वेंचा को कॉल किया. पीछे से वेंचाओ की बीवी जो कि वेंचाओ लिंग है, उसने फ़ोन उठाया और कहा हेलो. विंग जिसने कहा ओह शिट. फिर उसने कहा वेंचाओ है. वेंचाओ लिंग की आंखें चमक गई क्योंकि वो विंग की आवाज़ को पहचानती है. उसने कहा विंग तुम हो क्या? तुम क्यों अपने उस दोस्त से बातें करते रहते हो? तुम्हें मुझसे भी तो बातें करनी चाहिए ना, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी कुछ लगती ही हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे भी बातें करनी चाहिए. विंग ने कहा हाँ मैं तुमसे भी करूँगा, पर क्या अभी तुम वेंचाओ को फ़ोन दे सकती हो? वेंचाओ लिंग जिसने फ़ोन को स्पीकर पे रख दिया तो उसने कहा हाँ बोलो ना. वेंचाओ यहीं पे है, फ़ोन स्पीकर पे है, बोलो बोलो. अब विंग सोच रहा था कि क्या वो बोल दे. तो विंग जिसने कुछ सोचा और कहा वेंचाओ मैंने तुमसे कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड के घर वालों को घर देना है, तुमने उसका इंतज़ाम कर लिया है? ये सुनने के बाद वेंचाओ लिंग जो कि किचन में काम कर रही थी, वो वेंचाओ उसके पास में खड़ा था. वेंचाओ से वो ना बर्तन धुलवा रही थी. हालांकि उसके हाथ पैर में बहुत चोट लगी है, फिर भी वो उससे बर्तन धुलवा रही थी. वेंचाओ लिंग के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा. उसने कहा क्या विंग क्या कहते हो कि ये तो झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता. तुम कैसे कोई गर्लफ्रेंड बना सकते हो? ऐसे कैसे कर सकते हो? वेंचाओ ये कौन है, वो लड़की कौन है, मुझे बताओ, मैं उस भूतनी चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं. ऐसे कैसे कर सकते हो तुम विंग? विंग ने कहा देखो मैं क्यों नहीं कर सकता, तुमने भी तो शादी की ना वेंचाओ से. वेंचाओ ने कहा तो मैं डिवोर्स देने को तैयार हूँ ना विंग, ऐसा मत करो. वेंचाओ लिंग पागल है विंग के पीछे. उसने कहा देखो अगर तुमने किसी लड़की से शादी की ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी और साथ में उस लड़की को भी मार दूंगी. तो मेरे नहीं हुए तो मैं किसी और को भी नहीं जीने दूंगी, मैं भी मरूंगी और उसे भी लेके मरूंगी. विंग ने कहा वेंचाओ जिसने वेंचाओ लिंग के हाथ से फ़ोन को छीन लिया, स्पीकर को बंद किया और कहा हाँ बोलो. वो वेंचाओ लिंग को रोक रहा था. वेंचाओ लिंग फ़ोन को छीनने की कोशिश कर रही थी. हालांकि वेंचाओ लिंग कितनी भी ज़्यादा बोल्ड बनने की कोशिश करे, वो है तो वेंचाओ से हाइट में छोटी ही और हेल्थ में कच्ची, इसलिए वेंचाओ उसको काबू कर पा रहा था. बस वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए ही वो उसकी सारी जातियों को सहता रहता है. अभी वो विंग से बात कर रहा था. विंग ने कहा तुमने इंतज़ाम किया ना कि वेंचाओ के घर वालों को घर कैसे मिलेगा? वेंचाओ ने कहा हाँ कर दिया है तुम्हारे उस प्रेमी के लिए सब कुछ इंतज़ाम, चिंता मत करो, उसके घर वालों को कल बहुत अच्छा वाला घर मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो. विंग ने कहा ठीक है, और कोई परेशानी नहीं रहेगी ना, उसे पता नहीं चलेगा ना कि ये मैंने दिया है? वेंचाओ ने कहा नहीं पता चलेगा, तुम ट्रस्ट करो मेरे ऊपर. वेंचाओ जिसने अब फ़ोन रख दिया. दूसरी तरफ वेंचाओ और उसकी वाइफ दोनों लड़ रहे थे. वेंचाओ ने कहा तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि विंग किसको प्यार करता है? मैं सच में उसे कुछ नहीं करूँगी, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो जानते हो ना मैं बहुत मजाक करती हूँ. वेंचाओ प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना. वेंचाओ लिंग अपना इमोशनल कार्ड खेल रही थी वेंचाओ के ऊपर. वेंचाओ जो कि टस से मस नहीं हो रहा था, वो बोल रहा था अरे विंग झूठ बोल रहा था. वेंचाओ ने कहा वो झूठ क्यों बोलेगा बोलो. वेंचाओ ने कहा
वो झूठ बोल रहा था क्योंकि उसे तुमसे पीछा छुड़ाना है। तुम समझती क्यों नहीं हो? वैन चाओलिन ने कहा, नहीं नहीं, मेरा विंग मुझसे पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता। तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं विंग से ही शादी करूँगी, मैं विंग के साथ ही रहूँगी। विंग मेरा सब कुछ है। वैन चाओलिन ने ये सब कुछ कहा। वैन चाओ जिसने घूर कर वैन चाओलिन की तरफ देखा, उसने कहा, दोबारा बोल। तो क्या बोली? दोबारा बोल। वैन चाओलिन ने अपने मुंह पर अपने हाथ को रख लिया और कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा तुम बहुत अच्छे हो। तुम देखो, अभी तुम इतने चोट लगने के बाद भी बर्तन धो रहे थे और तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो ना। मैंने कहा तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं विंग को भी छोड़ दूँगी। हाँ, विंग को भी छोड़ दूँगी। वैन चाओलिन डर गई थी क्योंकि वैन चाओ उसकी तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। वैन चाओ को बिल्कुल पसंद नहीं आता है जब वैन चाओलिन विंग के आसपास मंडराती है। वैन चाओ इस बात को रोकना चाहता है तो वो वैन चाओलिन के पास गया और उसके शोल्डर्स को पकड़ा और कहा, अगर तुमने एक बार और विंग का नाम अपने मुंह से लिया ना, आई स्वेयर मैं विंग को जान से मार दूंगा। वैन चाओलिन जोर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, मैं नहीं लूँगी, आई प्रॉमिस, मैं नहीं लूँगी। उसने ना अपने गले पे अपनी चिमटी काटते हुए कहा कि कसम खाती है वो नहीं लेगी विंग का नाम। वैन चाओ जिसने अपने हाथों को एकदम झाड़ते हुए कहा, ठीक है, आइंदा से लेना बिल्कुल मत। फिर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। इधर वैन चाओलिन जिसने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर उसने कहा, हाँ, खड़ूस अकड़ू कहीं का, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। विंग कितना ज़्यादा चार्मिंग है ना, कितना अच्छा है, मेरा हस्बैंड कितना बुरा है। तभी आवाज़ आई, मैं सुन रहा हूँ। वैन चाओलिन जो कि वहाँ पर दौड़ के गई, उसने कहा, मैं कुछ नहीं कह रही, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली हूँ, क्या खाओगे? फिर उसने वैन चाओ से उसका खाना पूछा और वो चली गई किचन में कुछ बनाने के लिए। इस तरफ विंग जिसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी, उसने देखा है, वो सोच रहा था कि वांग जी कैसे सो रहा होगा उस टूटे से घर में। वो इस पलंग पर सो रहा है, इस मखमल के चद्दर पर बिछाए हुए बेड पर वो सो रहा है। वांग जी कितनी बुरी हालत में होगा ना, उसे कुछ करना चाहिए, उसे अभी कुछ करना होगा। विंग जिसने ना वांग जी का फ़ोन नंबर ले लिया था तो उसने वांग जी को फ़ोन लगाया। वांग जी जिसने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया। ऐसा लग रहा था कि वांग जी खुद भी विंग के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। विंग ने कहा, लाइन ज़ैन। वांग जी ने कहा, बोलो ना विंग। विंग जो हेजिटेट कर रहा था, विंग ने कहा, क्या हम मिल सकते हैं? वांग जी जिसने घड़ी की तरफ देखा, रात के 12 बज रहे हैं। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है, कुछ हुआ क्या? विंग, मुझे डर लग रहा है। विंग ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुमसे बात करना चाहता था, क्या हम मिल सकते हैं? बस कुछ देर के लिए। विंग जिसने कहा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आ जाओ। वांग जी ने अपना फ़ोन रख दिया। वो उठ करके नीचे गया अपने भाई के पास। अभी उसका भाई लैपटॉप पे काम कर रहा था। उसके भाई की आदत है, वो देर रात तक काम करता है। वांग जी जो कि नीचे जा रहा था, उसने कुछ आवाज़ें सुनी तो वो हॉल की तरफ जाने लगा। उसे पता है कि उसका भाई काम कर रहा है, लेकिन कुछ अजीब ही आवाज़ें आ रही हैं उसे, तो उसने जाकर देखा। वांग जी सामने देख रहा था, अपनी मुंह और आंखें दोनों खोलकर, क्योंकि ये तो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वांग जी इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था और वो बस घूर घूर के उस तरफ देखे जा रहा था। उसे पीछे मुड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो घूर घूर के देख रहा था। वांग जी जो कि बस एकटक देखे जा रहा था क्योंकि उसे सदमा लगा है कि ये क्या देख लिया उसने। वांग जी को 2 मिनट बाद होश आया, फिर वो मुड़ गया, लेकिन उसके हाथ से एक फ्लावर वास गिरकर टूट गया। उस आवाज़ से चैन जो कि खुद को सेटिस्फाई कर रहा था, वो पोर्नोग्राफिक वीडियोस को देखते हुए अपने हाथों से खुद को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ था और उसी की आवाज़ें वांग जी को आ रही थी। वांग जी ने वही नज़ारा देखा था, हालांकि उसने सिचन को पूरा नहीं देखा है क्योंकि सिचन सोफे पर लीन होकर ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन वांग जी ने देख तो लिया ना। सिचन जिसने पीछे मुड़ के देखा, उसके तो तोते उड़ गए थे, चेहरे का रंग जैसे पीला पड़ गया था। सिचन जिसने खड़े होते हुए कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा, गगा मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने आई स्वेयर गगा, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मैंने ये तो बिल्कुल नहीं देखा कि आप अपने आप को सेटिस्फाई, मतलब मैंने नहीं देखा। मैंने ये भी बिल्कुल नहीं देखा कि वेंचिंग से जे वीडियो कॉल पर, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी, मैंने आपको मन करते हुए नहीं सुना है, मैंने कुछ नहीं देखा है। सिचन जो खुद बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील कर रहा था। वैन किंग जो कि वीडियो कॉल पर थी, उसने भी सब कुछ देखा। ओ शिट, ये क्या हो गया। उसने तुरंत ही उस चैट को ना काट दिया था, उस वीडियो कॉल को काट दिया था, और वो तो खुद ही शर्मा रही थी। इधर सिचन जिनका पूरा लाल पीला नीला हरा पीला सारे कलर उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि क्या देख लिया उसके भाई ने।
उसे और उसकी होने वाली साउची को एक साथ। ओह, कितना एम्बैरसिंग है ये। वो तो सोच रहा था कि उसकी लव स्टोरी में उसका भाई एक लौता विलन है। सच में एक लौता विलन यही है, उसकी लव स्टोरी पर फुल स्टॉप लगाने वाला। प्यार का दुश्मन उसका छोटा भाई सचिन, जिसने अपने आप को थोड़ा फ्रेश अप करने के लिए ना वो वहाँ से उठ के बाथरूम की तरफ भाग गया। अपने लैपटॉप को बंद करने के बाद वांग जी को जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने पीछे मुड़ के देखा, उसका भाई तो जा चुका है। वांग जी फिर वहाँ से किचन की तरफ चला गया। उसे थोड़ा सा पानी पीना था क्योंकि वो तो विंग का इंतज़ार कर रहा है ना, विंग उसके घर पर आएगा। वांग जी जो कि पानी की बोतल लेकर बाहर आया, तब तक ना सिचन भी अपने आप को फ्रेशन अप करके आ गया था क्योंकि वांग जी ने बहुत सारा टाइम लगा लिया था किचन में। वो वहाँ पर आए, सिचन ने कहा, तुम यहाँ कर क्या रहे थे? ऐसा बोलते हुए ना वो इधर उधर देख रहे थे। वो वांग जी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि इतनी बुरी हालत में जो उसे वांग जी ने देख लिया है। इसलिए वो इधर उधर अपनी नज़रों को घुमा रहे थे और वांग जी से पूछ रहे थे। वांग जी ने कहा, विंग आने वाला है मुझसे मिलने के लिए। सिचैन जो हैरान हो गए, अब उन्होंने उनके फेस पर ना वो शर्मिंदगी वाले एक्सप्रेशंस नहीं थे, वो हैरान हो गए थे। उन्होंने हैरानी के साथ वांग जी को देखा और कहा, विंग यहाँ आने वाला है? वांग जी ने कहा, हाँ, उसने कॉल किया, उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है इसलिए वो घर आ रहा है। सिचैन ने अपने भाई के पास गए और उसके सर पर हिट करते हुए कहा, अरे पागल, तुम भूल गए हो क्या? तुमने उसे अपना कौन सा घर दिखाया है? वो झोपड़पट्टी, वो यहाँ नहीं वहाँ जाएगा, वहाँ। वांग जी के हाथ में जो पानी की बोतल थी वो छूटकर नीचे गिर गई। उसने कहा, ओ गॉड गगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। वांग जी ऐसा चीखते हुए कि मुझे जाना होगा, जाना होगा, ऐसा बोलकर बाहर भाग गया। उसके हाथ में जो था ना कुछ भी नहीं था, उसने कार की कीज भी नहीं ली थी। वो बाहर आ गया, कार के पास गया, उसे खोलने लगा। फिर उसे याद आया कि कार कीज तो लेकर ही नहीं आया। वो पीछे मुड़ के जाने वाला था, तभी उसका भाई आया। उसने कहा, ये लो और संभाल के ड्राइव करना। सिचैन जिसने वांग जी को उसकी कार की कीज दी, वांग जी जिसने तुरंत ही अपनी कार को स्टार्ट किया, वो वहाँ पार्किंग लॉट से बाहर आया और तुरंत अपनी कार को भगाते हुए अपने घर से लेकर चला गया। वांग जी सोच रहा था कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है उससे। ओह शिट, ओह गॉड, वो क्या करेगा? वो तो मर ही गया। वांग जी की कार हवा से बातें करते हुए रोड पर भाग रही थी। वो अपनी फुल स्पीड में कार को चला रहा था क्योंकि जिस एरिया में उसने अपना घर विंग को दिखाया है वो एरिया इस सिटी से, मतलब उसके घर से तो आधे घंटे से लेकर 40 मिनट की दूरी पर है। 30 से 40 मिनट तो उसे लग ही जाएंगे। इसलिए वांग जी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रहा था। वांग जी जा तो रहा था लेकिन उसने देखा कि बीच सड़क पर कोई इंसान है जो लिफ्ट के लिए बोल रहा है। वांग जी ने सोचा क्या वो लिफ्ट दे, फिर उसने इग्नोर मारा कि क्या लिफ्ट देगा, लेकिन वो जाने वाला था। तभी वो रुक गया। उसने कहा, ऐसे किसी को नहीं छोड़ सकते। वो पीछे गया, अपनी गाड़ी को बैक करते हुए वो पीछे गया। उसने दरवाजे को खोला और कहा, एक्सक्यूज़ मी, बाहर बहुत अंधेरा था तो वो कुछ देख नहीं पा रहा था। वहाँ एक ड्राइवर खड़ा था। उसने कहा, एक्चुअली सर, मेरे बॉस जो है ना उनकी कार ख़राब हो गई है, उन्हें शहर से थोड़ा बाहर जाना है, क्या आप उन्हें ले जा सकते हैं? बस थोड़ी सी लिफ्ट देनी है, आप चाहे तो हमारा आईडी कार्ड भी देख सकते हैं। उस ड्राइवर ने खुद का आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वांग जी को दिखा दिया। सिक्योरिटी मैटर करती है ना, कोई लिफ्ट भी नहीं देगा, क्या पता वो चोर चक्के हों तो। वांग जी जिसने कहा, अच्छा ठीक है ठीक है, वैसे उनका नाम क्या है? उस ड्राइवर ने कुछ देर सोचा और कहा, वो वी कंपनी के एक लौते ओनर हैं। हाँ, वांग जी ने कहा, एक लौता ओनर अपनी कार के साथ इतनी रात को? खैर, उसने कहा, ठीक है, बिठा दो। वांग जी जिसने अपने पीछे के जो लॉक थे ना गाड़ी के वो खोल दिए थे। ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला और पीछे जो बंदा था उसे गाड़ी में बिठा दिया। वांग जी ने मिरर के थ्रू उस आदमी का चेहरा देखा क्योंकि जो कार थी ना उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट थी। वांग जी देख पा रहा था इस इंसान का चेहरा उसने कहीं तो देखा है, ऐसा क्यों लग रहा है? इस चेहरे से वो फैमिलियर है। उस इंसान ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, तुम्हारा शुक्रिया बेटा। वांग जी ने कहा, हाँ, कोई बात नहीं अंकल, आपको कहाँ जाना है? उस इंसान ने एड्रेस बताया वांग जी को। वांग जी वहीं जा रहा था तो वो उसे भी वहीं लेकर चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद वांग जी ने उस इंसान को अपनी कार से उतरने के लिए कहा। वो खुद भी उतर गया। उसने कहा, क्या आपको यहीं जाना है? उस इंसान ने कहा, मुझे यहीं जाना है। वांग जी फिर उसने कहा कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वांग जी जो कि वहाँ से भागने लगा, फिर उसे याद आया कि नहीं, वो कोट पहन कर आया है, इतने अच्छे कपड़े, नहीं, वो अपने नाइट सूट में था। वांग जी इसने कुछ मिट्टी उठाई वहीं खेत से और अपने कपड़ों पर लगा ली, थोड़ी थोड़ी अपने चेहरे पर थोड़ी मल ली, जैसे कि वो अभी अभी जो है ना खेत में काम कर रहा हो ऐसे। वांग जी भूल गया था कि रात है, रात में तो वो सो रहा होगा ना, अच्छे कपड़े पहन के दिखेगा तो क्या हो जाएगा। पर वांग जी जो अपने घर की तरफ भागा, अपने घर में जाने के बाद उसने देखा कि उसके घर का जो दरवाज़ा है ना वो टूटे फूटे झोपड़ी, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। वांग जी अंदर गया। अंदर उसने सब जगह पर आवाज़ लगाई, विंग, विंग के तुम आ गए हो, विंग। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वांग जी ने पूरे घर को छान मारा, वहाँ पर कोई भी नहीं था।
वांग जी के दिल की धड़कनें ना बहुत तेज़ हो गई थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। क्या विंग को सब कुछ सच पता चल गया है? क्या उसका उसका राज खुल गया? क्या विंग को पता चल गया कि वो यहाँ नहीं रहता है? उसने झूठ बोला है? वांग जी के दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे, बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में उमड़ रहे थे कि सच में विंग विंग को सब कुछ पता चल गया है। विंग बहुत गुस्से में होगा। विंग उससे कभी बात नहीं करेगा। विंग ने खुद ही कहा था कि उसे अमीर लोगों से नफरत है। नहीं 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 नहीं, अब वो क्या करेगा? विंग उसे एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं? वांग जी अपने दिमाग में सोच रहा था। वो वर्ष से वर्ष सिचुएशन सोच रहा था। विंग यहाँ से रोते हुए गया होगा। नहीं नहीं, विंग यहाँ से गुस्से में गया होगा। वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा, या शायद गुस्सा होगा। मैं उसे मनाऊँ तो वो मान जाए। हाँ हाँ वांग जी, अगर मैं उसे कल मनाऊंगा ना तो वो मान जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वांग जी खुद को दिलासा दिया जा रहा था। वांग जी फिर उस झोपड़पट्टी से बाहर आया। वो बाहर भी देख रहा था। बाहर वो जंगलों के बीच में रहा करते थे ना, तो खेत खलियान थे, काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता था। वो हर जगह पे ढूंढ रहा था और विंग का नाम चिल्लाया जा रहा था, क्योंकि उसे ये भी पता है अगर विंग यहाँ कहीं खो गया ना तो पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि रात है और जंगली जानवर भी यहाँ घूमते होंगे, जंगल जो है। इसलिए वो ढूंढ रहा था चारों तरफ कि उसे विंग मिल जाए। वांग जी को ना कहीं से हल्के हल्के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वांग जी सोच रहा था कि कहीं ये विंग है। वो उस दिशा में जाने लगा। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर ना कोई तो है जो रो रहा है। विंग वहाँ मतलब वांग जी वहाँ गया। उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है जो वहाँ रो रही है। लगभग वो 12 साल की होगी। वांग जी सोच रहा था कि ये यहाँ क्या कर रही है, ये बच्ची, वो भी इतनी छोटी। वांग जी ने उस लड़की को गोद में उठाया और कहा, क्या क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? उस लड़की ने हाथ पैर मारना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मत करो, मुझे जाने दो, मैं मम्मा के पास जाऊंगी, मम्मा के पास। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे 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 जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे जाने दो। वो लड़की रो रही थी। वांग जी को समझ नहीं आया कि ये रो क्यों रही है लड़की। वो थोड़ा हैरान हो गया था। उसने उस लड़की को वहीं बिठाया। उसे कहा, बेटा हाँ तुम्हें जो हुआ है बताओ मुझे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बेटा रिलैक्स। वो लड़की फिर भी अपने हाथ पर मारे जा रही थी। वांग जी ने उसे गले लगा लिया, उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। वो उसकी बैग को सहला रहा था और उससे बोल रहा था, बेटा कोई बात नहीं है, मैं तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो, मैं तुम्हारी बड़े भाई की तरह हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा, तुम्हारी मम्मा के पास तुम्हें पहुँचाऊँगा, चिंता मत करो, रो मत बेटा, रो मत, बिल्कुल मत रो। वांग जी ने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें पुलिस के पास ले चलूँ, बोलो। उस लड़की ने कहा, हाँ 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 हाँ, अब मुझे पुलिस के पास ले चलिए, मैं मम्मा के पास जाऊँगी। मैं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। वांग जी को कुछ समझ आ रहा था कि हाँ इसने कुछ गलत देख लिया है, शायद कुछ लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसने किसी के साथ बुरा होते हुए देख लिया होगा। वांग जी ने कहा, सुनो तुमने क्या देखा है मुझे बताओ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, बोलो क्या हुआ है। वांग जी ने भी झूठ बोला था क्योंकि उसे पता करना है कि आखिर मामला क्या है। उस लड़की ने कहा, आप पुलिस में हैं अंकल, आप पुलिस में हैं। वांग जी ने कहा, हाँ मैं पुलिस में हूँ, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो और सारी बात बता दो, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊँगा, तुम्हारी मम्मा के पास तुम्हें सही सलामत पहुँचाऊँगा, चिंता मत करो तुम। उस लड़की ने कहा, हाँ मैंने देखा, वो एक अंकल को गोली मार दी, उन्होंने गोली मार दी, वो अंकल नीचे पड़े हुए हैं, वहाँ। वो लड़की एक तरफ इशारा कर रही थी। वांग जी के तो जैसे सीने में ना ऐसा हो गया था कि क्या हुआ, उसकी पूरी दुनिया पलट गई थी। क्या वो सोच रहा है वो सच है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सोच रहा था कि उसकी जो सोच है ना वो सच ना हो, बिल्कुल भी वो जो सोच रहा है ना वो सच नहीं हो सकता। वांग जी उस लड़की के हाथ को पकड़ के उस दिशा में जाने लगा। वो लड़की बोल रही थी, नहीं मत जाइए, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गुंडे हैं। वांग जी ने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। वांग जी उस लड़की के साथ वहाँ जाने लगा। वहाँ उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग हैं। उसने वहाँ गौर से देखा, वहाँ पर ना एक आग जल रही थी और पास में ही एक बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। वो पीठ के बल थी, तो वांग जी उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके कपड़ों से उसे कुछ शक हो रहा था। लेकिन वो सोच रहा था कि वो सच नहीं है। नहीं, आज उसे झूठ होना ही होगा, उसकी सोच को झूठ होना होगा। पहली बार वांग जी खुद से डिमांड कर रहा था कि वो जो सोच रहा है ना वो गलत हो, सच ना हो। वांग जी आगे बढ़ा, उन लोगों के पास गया। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
उसने अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा। वो लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बॉस, हम लोगों ने इलिंग लोज़ू को पकड़ लिया है, ये देखिए, ये रहा। उनमें से उनके लीडर ने कहा। वो लड़की और ज़्यादा डर गई। बॉस, उस लड़की ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे जाने दो। उस जो लीडर है उस ग्रुप का, उसने कहा, बॉस, ये लड़की, हमने इसे पकड़ने की कितनी कोशिश की, पता नहीं ये कहाँ भाग रही थी इतने टाइम से। हाँ बॉस, इस लड़की को हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। इसे या तो बेच देंगे या फिर इसे किसी ब्रोथल में। इतना ही कहा था उस इंसान ने, और वांगची ने उसके गाल पर एक जोर से तमाचा मार दिया। उस इंसान का चेहरा एकदम टेढ़ा हो चुका था, एकदम टेढ़ा। वांगची ने कहा, खबरदार, अगर एक शब्द और तुमने अपने मुंह से निकाला शुयांग, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शुयांग ने कहा, बॉस, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं मानता हूँ आप बड़े हो ओहदे में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटा हूँ। वांगची ने एक और थप्पड़ शुयांग को खींचकर मारा। शुयांग ने फिर से कहा, आप अपनी हद पार कर रहे हो बॉस। वांगजी ने कहा, पकड़ लो इसे। बाकी लोगों ने शुयांग को पकड़ लिया। वांगजी ने कहा, इसे मेरे प्राइवेट अड्डे पर लेके जाओ, मैं आता हूँ कुछ देर में और इसे बताता हूँ किसे बेचना चाहिए और किसे छी, लेके जाओ इसे। पर बॉस, वो लड़का, वांगजी ने कहा, वो कोई इलिंग लोज़ू नहीं है, समझ में आया? जाओ यहाँ से, और मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ, जाओ भी जाओ। वांगजी ने उन सबको वहाँ से भेज दिया था। अब वांगजी के सामने कोई बोल सकता है क्या? वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी। वांगजी ने उसकी तरफ मुड़ा और कहा, बेटा मेरी बात सुनो, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ, चिंता मत करो, और हम इन गगा को भी बचाएंगे। वांगजी सोच रहा था कि पता नहीं ये कौन है, लेकिन जो भी है वो इसकी रक्षा ज़रूर करेगा, और ये वो इंसान नहीं हुआ जिसके बारे में वो सोच रहा है, तब भी वो इसे बचाएगा। वांगजी वहाँ जा गया। उसने उस इंसान के ना थोड़ा सा पलटने के बाद वो हैरान हो गया कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ कैसे है? वहाँ नी हुसैन था। नी हुसैन की इतनी बुरी हालत देखकर वांगजी घबरा गया था, क्योंकि वो इतना जानता है कि ये उस रेस्टोरेंट में काम करता है। शायद इलिंग लोज़ू ने इसे फंसा दिया है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इलिंग लोज़ू विंग के पीछे जो पड़ा है। वांगजी यही सब कुछ सोच रहा था। अभी वो किसी को भी मारना नहीं चाहता है। ये लोग बुरे हैं, पर उतने भी बुरे नहीं कि इन्हें जान से मार दिया जाए वांगजी की नज़रों में। तो वांगजी ने धीरे से शुयांग को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। वो लड़की भी डरते डरते उसके पीछे आ रही थी, क्योंकि इस जंगल में, जंगली जानवरों से भरे हुए जंगल में, वो कहीं भी नहीं जा सकती है। वो सिर्फ वांगजी पर भरोसा कर सकती है, क्योंकि वांगजी ने उसे और उस इंसान को जिसको गोली लगी है उसे बचाया है। जो नी हसन है उसके शोल्डर पर गोली लगी थी। हाँ, अच्छा है कि शोल्डर पर लगी थी, सीने पर नहीं लगी, वरना नी हुसैन तो मर ही जाता। वांगजी ने जो नी हुसैन है उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। नी हुसैन को होश आ चुका था। उसने वांगजी को देखा और कहा, वांगजी, तुम? वांगजी ने कहा, चुप रहो, बिल्कुल एक शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा। जो नी हुसैन था वो तो घबरा गया था, और उसने पहले गाड़ी को देखा कि ये गाड़ी किसकी है। क्या विंग आ गया है? पर विंग कैसे आ सकता है? विंग तो बेहोश था ना। फिर शुयांग ने, जो नी हुसैन है, उसने कहा, विंग 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 विंग। वांगजी ने कहा, क्या हुआ है विंग को? विंग कहाँ है? नी हुसैन ने कहा, विंग विंग वहीं है, तुमने आसपास नहीं देखा? विंग वहीं आसपास था, मुझे विंग के पास जाना है। नहीं, विंग के पास जाना है। वांगजी ने कहा, कहाँ है विंग? नी हुसैन वहाँ से उतर गया, उसे होश आ चुका था। वो वांगजी को वहाँ ले जाने लगा। वांगजी ने जाने से पहले उस लड़की को, छोटी सी लड़की को, उसी कार में बिठा दिया था। नी हुसैन के साथ वो उस जगह पर पहुंचा वापस से, और आसपास थोड़ी दूर ढूंढने पर जो विंग है ना, उसे एक नदी के पास गिरा हुआ मिला। विंग के सर पर चोट आई थी। वांगजी ने उसे भी अपने साथ लिया। वो ना नी हुसैन की मदद भी कर रहा था और विंग की भी। वो उन दोनों को कार की तरफ लेकर आया। कार में बिठाने के बाद में वांगजी जिसने ड्राइव किया, वांगजी के कपड़ों पर भी ब्लड लग गया था। पहले मिट्टी लगी थी और अब ब्लड लग गया था काफ़ी सारा। वांगजी सोच रहा था कि इन दोनों को उसके लोगों ने पकड़ा कैसे और इतनी बुरी तरह से मारा है। वो सच में शुयांग की जान लेकर रहेगा आज वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने डिसाइड कर लिया है, वो सच में इसे जान से मार डालेगा। जो वांगजी है अब इन दोनों को लेकर डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में विंग को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। वांगजी को पता नहीं था कि विंग को इतनी बुरी तरह से चोट लगी है कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। नी हुसैन को भी एडमिट कर लिया गया था, और वो लड़की जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वांगजी उसे संभाल रहा था। उससे बोल रहा था कि बेटा तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरो मत, बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ। वांगजी ने अपने भाई को कॉल किया और सारा इंसिडेंट विस्तार से बता दिया।
उसे विंग का भी फ़ोन मिला था। विंग को भी जो लास्ट डायल नंबर था उसने उस पर कॉल किया। लास्ट डायल नंबर जो था ना वो हॉस्पिटल में ही बजने लगा। उसे समझ आया कि ये शायद न्यूसन का है। फिर जो वांगजी है ना उसने दूसरे नंबर पे कॉल किया, जो सेकंड लास्ट डायल नंबर था। किसी ने तो फ़ोन उठाया। वांगजी ने कहा, हेलो हेलो, क्या ये विंग की फैमिली है? उधर से एक इंसान ने कहा, हाँ हाँ, हम विंग की फैमिली हैं। तुम कौन हो? वांगजी ने अपना इंट्रो देने की बजाय उन्हें बताया कि विंग अभी हॉस्पिटल में है, किस हॉस्पिटल में है, क्या हुआ है। उसने सब कुछ बता दिया। जिस इंसान ने फ़ोन उठाया था वो विंग का फादर था। वही इंसान जिसे वांगजी अभी अभी कुछ टाइम पहले ही एक सुनसान इलाके में छोड़कर आया था। वहाँ से जो वीचांग से था वो घबरा गया था। उसके हाथ से तो फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसने वांगजी से कहा कि वो वहीं रहे, वो जल्दी आ रहा है। वीचांग से ने अपने घर पर भी कॉल किया, सबको बोला कि सब लोग शांत रहें, वो विंग को लेकर जल्दी ही घर आएगा। मिसेस वी तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि उनके बेटे को क्या हो गया है। जियांग फैमिली को भी सब कुछ बता दिया गया था। वो लोग भी रेडी थे आने के लिए, पर जो वीचांग से हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो देख लेगा कि आखिर हुआ क्या है। वीचांग से डायरेक्ट ही हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में उसने देखा कि वो लड़का जो कि उसे उस रास्ते पर जहां वो जाना चाहता था, उसकी मंजिल पर उसे पहुंचाया था, उसे लिफ्ट दी थी, वो लड़का वहां बैठा है। उसके पास में एक छोटी सी बच्ची भी बैठी हुई है, लगभग 12-13 साल की। जो वीचांग से है वो वहाँ गया। उसने कहा, वांगजी। वांगजी ने कहा, अंकल, क्या आप विंग के? अंकल ने कहा, हाँ हाँ, विंग कहाँ है? वांगजी रोने लगा। वो आसानी से रोता नहीं है, लेकिन आज उसे डर लग रहा है। विंग को क्या हुआ है उसे नहीं पता है। विंग को कहाँ कहाँ चोट लगी है ये भी उसे नहीं पता है। विंग का क्या हाल होगा ये उसे नहीं पता है। वीचांग से तो हैरान थे कि ये क्यों रो रहा है, क्या ये विंग को जानता है? वीचांग से के पास अभी समय नहीं था ये जानने के लिए, तो वो डॉक्टर के पास गए इस बात की जानकारी लेने के लिए कि आखिर विंग को हुआ क्या है। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? आई नो आज का पार्ट भी थोड़ा छोटा है यार, एडजस्ट करो यार, ना डालने से तो अच्छा है मैं छोटे छोटे एपिसोड्स अपलोड करती रहूँ। एडजस्ट करो। एंड कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और कल ही आपको पता चलेगा कि आखिर विंग वहाँ इस हालत में कैसे आया। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, के बाय बाय, अपने ख्याल रखना।